तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है ब्रेनो साइंस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिड टर्म केमिस्ट्री का जो लास्ट ईयर एग्जाम आया था उसके बारे में। ठीक है, 2024 और 2025 का जो केमिस्ट्री का मिड टर्म का पेपर था, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आर यू रेडी गाइज? चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हमारा जो एग्जाम है उसके अंदर जो क्वेश्चन है मैं यहाँ से पढ़ूंगा और आपको सामने स्क्रीन पे दिखते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है एसिटिक एसिड डाइमराइज इन बेंजीन, इट्स वेंट ऑफ फैक्टर विल बी। ठीक है बच्चों, देखिए जरा ध्यान से। एसिटिक एसिड जो है उसको बेंजीन में डाला गया है, बेंजीन में डालने से क्या हो गया है, वो डाइमराइज हो गया है। तो उसका वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा बच्चों? याद रखना, जब भी एसोसिएशन होता है तो उसके अंदर वेंट ऑफ फैक्टर हाफ हो जाता है। अगर हमारा पहले जितना भी होगा उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 0.5 हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, हेनरी लॉ से आया हुआ है। सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर इंक्रीजेस व्हेन, जो CO2 है उसको वाटर में डिसॉल्व करना, तो उसकी सॉलिबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी बच्चों? ये दो बातों पे डिपेंड करती है ना, तीन बातों पे करती है वैसे तो, एक नेचर, टेम्परेचर और प्रेशर। जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन आपको दिए हैं कैसे कैसे, टेम्परेचर और प्रेशर की फॉर्म में। तो बच्चों सेकंड ऑप्शन जो है, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे और प्रेशर को जब इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी जो CO2 है उसकी जो सॉलिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बेटा गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो एक्सपैंड करना चाहती है, इसलिए टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा और प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा जिससे वो कंप्रेस होकर डिसॉल्व हो जाए। चलिए ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन है सेकंड हो जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा जल्दी से। इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ba2+ and Cl- आर रिस्पेक्टिवली x and y, अगर Ba2+ की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी x है, Cl- की मोलर कंडक्टिविटी y है, तो हमसे पूछा है BaCl2 की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। तो बच्चों बहुत ही इजी है, जो आपको पता है क्लोरोज लॉ क्या कहता है, जो भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसके कैटायन और उसके एनायन के सम के बराबर होती है उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के। तो Ba 1 है, 2 Cl है, इसके लिए x, इसके लिए 2y, तो x + 2y इज द आंसर। ओके बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर बात करें चौथे क्वेश्चन की, इन लेक्लांस ड्राई सेल द कैथोड इज, कैथोड क्या होता है बच्चों? इसके अंदर ग्रेफाइट की रॉड जो होती है, ग्रेफाइट की रॉड is act as cathode in Lagrange dry cell for a chemical reaction। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, अगर हमें एक रिएक्शन दी गई है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो दिया गया है उसके अंदर K की वैल्यू दी गई है 2.3 × 10⁻⁵ लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो बच्चों यहाँ पे हमसे पूछा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे हम लोगों को K की यूनिट, जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट से पहचानना होता है। तो उसकी यूनिट जो है बेटा यहाँ पे दे रखे है लीटर मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अगर ये जीरो ऑर्डर होता तो जीरो ऑर्डर के लिए बच्चों इसकी जो यूनिट है K की वो रेट के बराबर होती है, मतलब मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स होती है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बच्चों क्या होती है? सेकंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर, जिसके लिए हो जाएगी हमारे पास लीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हमारी जो लीटर, मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स इज द करेक्ट आंसर। तो आपका क्या हो जाएगी बेटा, जो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद बात करें सिक्स्थ क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल। ये तो सभी बच्चों को पता है, किसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, जिंक को। जिंक इज कॉल्ड सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज इट डज नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और वी कैन से पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल। ठीक है, ना ही तो इसकी नॉर्मल स्टेट में, ना ही ऑक्सीडाइज या फिर कंबाइन स्टेट में भी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए इट इज नॉट कंसीडर्ड एज द ट्रांजिशन मेटल। तो आंसर इज जिंक, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट डू नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बच्चों, उसके लिए आपको क्या लगाना है, जिंक लगाना है। हालांकि इसमें क्या कहते हैं, स्कैंडियम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो जिंक दिया है तो जिंक ही लगाएंगे। अगर जिंक नहीं होता तो फिर आपका स्कैंडियम करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का रेट कौन डिक्रीज करता है? ऑप्शन दिए गए बच्चे, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से तो रेट बढ़ जाता है।
इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ जी, एक्टिवेशन एनर्जी ये फैक्टर है, जितनी ज्यादा होगी रेट उतना स्लो हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा रेट भी। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के भी बढ़ने से भी रेट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो 8वें क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। 9 के क्वेश्चन की बात करें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसके द्वारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता है? तो बच्चों एक सिंपल सी लाइन लिखी हुई है कि बच्चों जो ट्रांस वाले जो होते हैं आइसोमर्स वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं। एक ही ऑप्शन है, फटाफट से इसको लगा दीजिए, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन ऑफ 3 फिनाइल प्रोपीन, जब 3 फिनाइल प्रोपीन से HBr इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है? बच्चों यहाँ पे जो रिएक्शन है, रिएक्शन से आप लोग देख सकते हैं कि 3 फिनाइल प्रोपीन जो कि एक एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जिसकी रिएक्शन HBr के साथ करवाई जा रही है इन द प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड, मींस इट फॉलो द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करने की वजह से इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सेकंड, बी ऑप्शन जो है इज द राइट ऑप्शन, है ना। 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन है, एल्काइल हैलाइड हैविंग हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट जो होता है बच्चों वो म्यू इज इक्वल टू चार्ज इंटू में बॉन्ड लेंथ, चार्ज इंटू में बॉन्ड लेंथ। चार्ज जो है यहाँ पे सभी का सेम है, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे एक ही फैमिली के बंदे हैं, है कि नहीं, जिसके अंदर सबका चार्ज होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ मैटर करेगी कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और किसका कम होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक जाने पे साइज इंक्रीज होता है, तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, तो बॉन्ड लेंथ भी आयोडीन की सबसे ज्यादा होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन, जिसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट है एल्काइल हैलाइड का वो सबसे ज्यादा होगा CH3I मिथाइल आयोडाइड के अंदर, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। An alcohol X on reaction with Lucas reagent, बच्चों Lucas reagent ZnCl2 HCl, ZnCl2 एंड HCl के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो कह रहा है कि टर्बिडिटी इमीडिएटली आ जाती है। कैसे आ जाती है? इमीडिएटली। देखो 3 केस बनते हैं बच्चों, अगर इमीडिएटली आ जाता है, अगर कैसा आ जाता है? इमीडिएटली, तो वो 3rd डिग्री का होता है अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल है, ओके बच्चों। और अगर 5 मिनट के बाद आती है तो वो 2nd डिग्री अल्कोहल है, और अगर उसके बाद आधे घंटे वगैरह के बाद आती है तो वो आपका क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। तो इसको पहचानने का तरीका होता है लुकास रिएजेंट, है ना, लुकास टेस्ट कहते हैं बच्चों इसको। लुकास रिएजेंट होता है ZnCl2 एंड HCl, ZnCl2 एंड HCl, ये होता है लुकास रिएजेंट, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको पता लग जाएगा कौन सा अल्कोहल है। तो जैसे यहाँ पे बोला इमीडिएटली आ गई है, तो इमीडिएटली कब आती है? जब 3 डिग्री अल्कोहल होता है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद रख लेंगे, ये बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बच्चों तो यहाँ पे हमारे असर्शन रीजन चालू हो जाते हैं। 13th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। 13th क्वेश्चन जो है बेटा, 13th क्वेश्चन कह रहा है असर्शन में कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज स्लाइटली स्मॉलर देन दी सेम बॉन्ड लेंथ इन मिथेनॉल। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि जब हम बात करते हैं फिनॉल के अंदर, तो फिनॉल के अंदर कार्बन टू जो ऑक्सीजन बॉन्ड है वो रेजोनेंस की वजह से उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है, ओके, और वो दोनों आइटम जो है वो पास में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम मिथेनॉल की बात करें तो वहां पे ऐसा कोई रेजोनेंस वगैरह वाला फिनोमिना नहीं है, तो वहां पर आपका जो कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो नॉर्मल रहती है, ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू फिनॉल के अंदर। रीजन कह रहा है इन फिनॉल कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच इज sp3 हाइब्रिडाइज। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जो बेंजीन के अंदर जो कार्बन है बच्चों वो आप लोग देख सकते हैं वो आपका डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड होने की वजह से उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2। तो इसका रीजन गलत है, असर्शन सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 14th क्वेश्चन की बात करें अगर, तो असर्शन में आपने कहा है COOX होल ट्वाइस Cl2, ये कॉम्प्लेक्स हमें दिया है, इज मोर स्टेबल देन दिस। सही बात है, क्योंकि आपके अंदर अगर आप देखें पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं OX ऑक्सिलेट आयन आया हुआ है, जो कि एक कैलेटिंग लिगेंड होता है, जिसकी वजह से रिंग की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो सही बात है बिल्कुल, देखिए यहाँ पे रीजन में भी आपको यही समझा रखा है, तो आपका इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असर्शन इज करेक्ट,
रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यहाँ पर बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, 15 क्वेश्चन की बात करें तो जिरकोनियम एंड हॉफनियम एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। जिरकोनियम और हॉफनियम की जो होती है लगभग सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, हमने पढ़ा इस बारे में, है ना। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो रीजन में भी यही बताया गया है। इसके लिए भी आपका जो ऑप्शन है वो रहेगा ए। ठीक है, लास्ट असर्शन एंड रीजन जो है आपका वो है बच्चों 16, एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, हॉट वाटर। एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन हॉट वाटर इन कंपेयर टू कोल्ड वाटर। बच्चों बिल्कुल गलत है ये बात। ठीक है, जो एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं, फिशेस वगैरह या कोई भी दूसरे एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू हॉट वाटर। इसका रीजन बहुत सिंपल सा है, जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पर जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा होगी, ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी वाटर के अंदर। टेम्परेचर ज्यादा होने पे गैस वहां पर डिसॉल्व नहीं होगी, वहां से निकल के चली जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ आती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, क्योंकि इसमें असर्शन आपका गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। यहाँ तक हम लोगों ने एमसीक्यूज को कर लिया है खत्म, और आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए तो सेक्शन बी की तरफ को बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम से आपसे बोला है कि भैया दो चीजें बता दो, नेम द प्रोसेस शोन इन डायग्राम। जो डायग्राम है प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, और आइडेंटिफाई एक्स, जो सिंबल एक्स दे रखा है यहाँ पे, वो एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका रोल क्या है। तो अगर आप लोग डायग्राम को ध्यान से देखें तो आप लोग देख सकते हैं जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे आपका जो लिखा हुआ है, जो पाई, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कब होती है कंडीशन, जब हम रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं। ठीक है बच्चों, जब एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से स्लाइटली ग्रेटर देन या उससे ज्यादा हो जाए, तो ज्यादा होने पे जो ऑस्मोसिस है वो रिवर्स होने लगता है। इस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, जो प्रोसेस का नाम है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। और जो एक्स बोला है, एक्स क्या है बच्चा, यहाँ पे बाउंड्री है या फिर आप कह सकते हैं मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर से आपके केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं, लेकिन सॉलिड मॉलिक्यूल नहीं पास होते हैं। तो इसका ये काम होता है इनको सेपरेट करने का, जैसे कि आप लोग डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन फॉलोइंग टर्म। यहाँ पे आपको दो टर्म दिए हैं, एक है रेट कांस्टेंट, दूसरा है एक्टिवेशन एनर्जी। रेट कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, रेट कांस्टेंट आप लोगों ने रेट का फॉर्मूला देखा होगा। जो रेट लॉ हम लिखते हैं तो रेट लॉ क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा। ओके, कुछ इस तरीके से हम लोग रेट लॉ लिखा करते थे। इसके अंदर अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट यूनिटी कर देता हूं तो जो रेट है वो के बराबर हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूं मैं, कि जब when concentration of all the reactant are unity then the rate of reaction is equal to rate constant। ठीक है, रेट कांस्टेंट जो होता है वो रेट के बराबर हो जाता है जब हमारे सभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाती है। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा है बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें चाहिए। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मिनिमम जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होती है, उसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसी के बच्चों और में यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं न्यूमेरिकल है, जिसके अंदर आपसे बोला है द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे एक रिएक्शन लिख के दे रखी है, आपसे कह रहा है इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से, एक रिएक्शन फास्ट है, एक रिएक्शन स्लो है। आपको इसका रेट लॉ का एक्सप्रेशन बताना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी बताना है। तो बच्चों अगर आप लोग ध्यान दें इस रिएक्शन में, तो जब भी मैकेनिज्म वाली रिएक्शन होती है उसमें आपको स्लो स्टेप या स्लोएस्ट स्टेप ढूंढना होता है। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो उसकी वजह से आप लोग यहाँ पे रेट की फॉर्मेशन, रेट लॉ लिख लेंगे। रेट लॉ लिखने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिखा रखा है, रेट लॉ लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, जो हमारा फास्ट वाली रिएक्शन है वहां से के की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, के आपको मिल जाएगा, के निकाल सकते हैं। अब के की मदद से यहाँ पे आप लोग देखेंगे NO3 एक इंटरमीडिएट है, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इंटरमीडिएट है। तो NO3 को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो NO3 को जब हम रिमूव करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमें फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरीके से
मिल जाएगी, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है बच्चों। यहाँ तक बात समझ में आती है? अगर किसी को नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19, हाउ विल यू सिंथेसाइज प्रोपेन 1-ऑल यूजिंग। हमें बनाना है प्रोपेन 1-ऑल। क्या बनाना है बच्चों? प्रोपेन 1-ऑल CH3 CH2 CH2OH, है ना। प्रोपेन 1-ऑल बनाना है कहां से? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाते हैं बच्चों? याद रखिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है RMgX, इसके साथ जब हम लोग किसकी रिएक्शन करवाते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बच्चों? प्राइमरी अल्कोहल बन जाते हैं। अगर वहीं RMgX के साथ मैंने किसकी रिएक्शन करवा दी? अगर हम इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करवा दें, एल्डिहाइड के साथ करवाएंगे तो बन जाएगा बेटा सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बन जाता है? सेकेंडरी। अगर वहीं हम लोग इसकी रिएक्शन कीटोन के साथ करवा दें, किसके साथ करवा दें? कीटोन के साथ, तो बन जाता है टर्शरी अल्कोहल। क्या बन जाता है? टर्शरी। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है तो हम लोग क्या करेंगे? इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे इसकी, ठीक है। तो हमें कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा बच्चों इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते हैं, चलो ठीक है। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड कुछ इस तरीके से हम लोग लेंगे। इसकी रिएक्शन जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मतलब कि हमारा कुछ इस तरीके से प्रोपेन 1-ऑल बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात करें तो एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड है, आपका पेपर में आने वाला मेथड है, हर साल आता है, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर हम लोग लेते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? प्रोपीन ले लेते हैं। प्रोपीन से हम लोग बना लेंगे, प्रोपीन लें। प्रोपीन की रिएक्शन B2H6 के साथ करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, वाटर। देन इसके बाद इसको पेरोक्साइड और बेसिक मीडियम के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो हमारा क्या होता है? प्रोपेन 1-ऑल बनकर तैयार हो जाता है। आप लोग यहाँ पे आसानी से देख पा रहे होंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम कैसे लिखना है आपको? दो कंपाउंड दिए गए हैं, पहला है प्लेटिनम है इसके अंदर, ठीक है, NH3 और NO2। बहुत सिंपल सा नाम हो जाएगा बच्चों। इसके अंदर आपको क्या देखना होता है? पहले लिगेंड का नाम लिखना है, देन इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का। ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर इसके बाहर कोई काउंटर आयन नहीं है तो हम लोग सिंपल कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स से जब भी नाम लिखते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले क्या लिखना होता है? सबसे पहले हमें लिगेंड का नाम लिखना होता है इन दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो अमोनिया है उसको अमाइन कहा जाता है, क्लोरीन को क्लोरो कहेंगे, NO2 को नाइट्राइटो कहेंगे, ठीक है। तो जरा देखिए जरा ध्यान से, अमाइन क्लोरो नाइट्राइटो, तो इसी सीक्वेंस में आ जाएगा। तो दो अमाइन है, डाई अमाइन क्लोरिडो या क्लोरो, ये भी लगा सकते हैं आप, ओके। NO2 के लिए बनेगा नाइट्राइटो, ओके। और यहाँ पे NO2 लिखा है तो नाइट्राइटो N लिखेंगे, ONO लिखा होता तो नाइट्राइटो O लिखते, तो यहाँ पे लिखेंगे हमारा डाई अमाइन क्लोरिडो नाइट्राइटो N प्लेटिनम। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी बच्चों इसकी? आई थिंक सेकंड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा। सेम टू सेम इसी तरीके से आप सेकंड वाला भी नाम लिख के देख सकते हैं। नहीं आए समझ में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। देन इसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्नर थ्योरी से क्वेश्चन है बच्चों। ए कॉम्प्लेक्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये CrCl3.3NH3.3H2O react with AgNO3 forming 3 moles of AgCl. Conductivity studies shows it is a 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग देख सकते हैं क्या कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जो कि कैसा है, इसका फॉर्मूला आपको दिया गया है कुछ इस तरीके से, आप लोग देख सकते हैं। AgNO3 के साथ रिएक्शन करी है, 3 मोल AgCl बने हैं, ओके। और इसकी कंडक्टिविटी स्टडी क्या कहती है? कंडक्टिविटी स्टडी कहती है कि जो आयन है 1:3 है। वो तो सिंपल सी बात समझ में आ रही है, क्योंकि 3 AgCl बने हैं तो यहाँ पे जो तीनों क्लोरीन होंगे वो काउंटर आयन के फॉर्म में लगे होंगे। हम बताते हैं फटाफट से इसका। आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स एंड राइट इट्स स्ट्रक्चर, मेंशन ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिए। कॉम्प्लेक्स क्या होगा बच्चों? कॉम्प्लेक्स इस तरीके से होगा आपका, ठीक है। इसके अंदर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो कैसा होगा बच्चों? यहाँ पे तीनों Cl बाहर हैं, अमोनिया और वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हो जाएंगे। तो इसका ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स ऐसा बनेगा। और स्ट्रक्चर जो होगी वो कुछ इस तरीके की, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आप लोग देख सकते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर आपकी बन जाएगी, जिसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 6,
और ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 3, आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से। ओके, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसी के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री डिसाइड होती है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए तो 6 लिगेंड है, तो ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर लगा देंगे। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन को हम लोग डैश वाले बॉन्ड से दिखा देते हैं, मतलब डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। आप लोग आसानी से देख पा रहे होंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों के। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया बच्चों, नेम एंड स्टेट द लॉ व्हिच इज यूज्ड टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैसे कर सकते हैं, तो इसका जो समाधान है वो दिया था कोलेरॉस साहब ने। कोलेरॉस लॉ आप लोग पढ़ सकते हैं। कोलेरॉस लॉ क्या होता है, कुछ इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। क्या होता है इसके अंदर, ये कहते हैं, अभी हमने पहला सवाल भी करा था, ठीक है, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि जो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है, कौन सी वाली मोलर कंडक्टिविटी, आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, किसी भी कंपाउंड की, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके एनायन और कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is equal to the limiting molar conductivity of its anion एंड कैटायन। समझ गए कि नहीं समझे, उनके सम के बराबर होती है। अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ से देख के याद कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको अवेलेबल करवा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, टेलीग्राम में ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ। क्लियर है बच्चों यहाँ तक बात, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी में अगला क्वेश्चन है 22 का ही सेकंड क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन हमें दे रखी है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के लिए, NaOH NaCl के लिए वैल्यूज दे रखी हैं। आपसे बोला है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NH4OH की क्या होगी, जो कि एक वीक लिगेंड है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है बच्चों, आप लोग देखिए जरा। NH4OH के लिए जो NH4 है वो मिलेगा हमें NH4Cl से, इक्वेशन 1 मान लीजिए। देन इसके बाद NaOH, ठीक है, यहाँ से OH मिल जाएगा, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करेंगे, जो फालतू चीजें हैं वो आपकी हट जाएंगी इक्वेशन 3 को माइनस करने पे। तो इक्वेशन 1 + 2 - 3, इक्वेशन 1 + 2 - 3, तो इनकी वैल्यूज को भी ऐसे ही ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको NH4OH की, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आपको क्या मिल जाएगी बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इफ मोलर कंडक्टिविटी हमें दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी NH4OH की 0.1 मोलर सॉल्यूशन है, इसके लिए दे रखी है हमें 37.725 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हमें मोलर कंडक्टिविटी दी है। हमसे पूछा है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अल्फा = λm अपॉन में λm0, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका 0.15 इसका आंसर आ जाएगा, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद 23rd क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के 2 एडवांटेज बच्चों, फ्यूल सेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पेपर में हर साल लगभग आता ही आता है, फाइनल में भी आया हुआ है, ठीक है। आइए जरा ध्यान से देखते हैं फ्यूल सेल के 2 एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहली बात, इसमें कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनता, जिससे हमारे एनवायरनमेंट में कोई क्या कहते हैं पॉल्यूशन वगैरह फैले, वाटर बनता है, समझे कि नहीं समझे। H2 और O2 एज अ प्रोडक्ट यूज कर, एज अ रिएक्टेंट हम लोग यूज करते हैं, प्रोडक्ट हमें वाटर मिलता है, समझे, तो इसमें वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनता, साथ ही साथ में इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, तो है ना, तो इसीलिए इसको यूज करा जाता है, लगभग इसकी 100% एफिशिएंसी मानी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं बच्चों हम लोग, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई द सेल पोटेंशियल ऑफ अ मर्करी सेल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लाइफ, बिकॉज इसके अंदर कोई भी आयन का डिप्लीशन या आयन का फॉर्मेशन नहीं होता, तो आयन एक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो वोल्टेज है कांस्टेंट रहता है, घटता बढ़ता नहीं है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मेंशन 2 प्रिवेंटिव मेजर ऑफ कोरोजन। कोरोजन को कैसे रोका जा सकता है, ये तो बच्चों आप लोगों ने 10वीं क्लास में भी पढ़ा है, 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं आप लोग, दोबारा भी पढ़ सकते हैं, जल्दी से देखिए। हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, आयरन के ऊपर जैसे हमने जिंक की कोटिंग कर दी, उससे हम बचा सकते हैं। दूसरी चीज क्या, पेंट, ऑयल वगैरह, ये सारी चीजें लगा के, ग्रीस लगा के हम लोग क्या करते हैं, इनको बचाते हैं जंग लगने से, कोरोजन होने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24 का फर्स्ट है आपका, मेंशन रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट टू पोटेशियम क्रोमेट। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो सोडियम क्रोमेट को इस तरीके से पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन इनकी रिएक्शन से, प्रिपरेशन से आ जाता है, ठीक है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं फटाफट से।
एक्सप्लेन कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट चेंजेस ऑन चेंज इन इट्स पीएच। अब जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसका अगर पीएच चेंज करते हैं तो क्या होता है बच्चों, पीएच चेंज करने से पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमेट में और क्रोमेट वापस से डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से। इस कारण की वजह से आपका जो हमारा क्या कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसका कलर बदलता रहता है। समझ गए कि नहीं समझे, अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, कई बार आया हुआ है पेपर के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट नेम और सिंबल ऑफ लैंथेनॉइड विच एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों यहाँ पे मैं आपको पूरी की पूरी टेबल दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो +3 तो इनकी नॉर्मल होती है, कुछ है हमारे पास 4 एलिमेंट ये वाले, इनके आप लोग देख सकते हैं ये 4 एलिमेंट जो हैं इनकी हमें क्या देखने को मिलती है +4 एक्सेप्शनली ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिलती है। कुछ ऐसे भी है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छी तरीके से वीडियो को पॉज करके आप लोग अच्छी तरीके से नहीं लिखा है तो लिख लेंगे और उसको याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आपसे बोला है एक और डी ब्लॉक का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है। ठीक है, बोला है Ti+4 इज अ कलरलेस व्हाइल V+4 इज कलर्ड आयन। बताइए ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि दोनों तो +4 में, लेकिन +4 में होने से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हो जाएंगे। टाइटेनियम जो होता है, टाइटेनियम +4 के अंदर d ऑर्बिटल खाली हो जाता है। जो टाइटेनियम है उसका एटॉमिक नंबर 24 होता है और उसके अंदर जो लास्ट में d में 4 इलेक्ट्रॉन भरे गए, d में जो इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं 2 d में और 2 s में, कुछ इस तरीके से है ना। टाइटेनियम की बात करें अगर हम लोग, टाइटेनियम क्या होता है बच्चों 24 एटॉमिक नंबर हो जाएगा। आर्गन रखेंगे 4s2 3d2, 18 और 2 20 और सॉरी 22 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 4s2 और 3d2 इसका हमारा कहते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। Ti+4 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, तो d ऑर्बिटल इसका खाली हो जाता है। d ऑर्बिटल खाली होने की वजह से इसके पास कोई भी कलर नहीं आ सकता। कलर क्यों आता है, कलर आता है dd ट्रांजिशन की वजह से। इलेक्ट्रॉन जब जंप करके हायर ऑर्बिटल में जाते हैं, dd ट्रांजिशन मतलब d इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके हायर ऑर्बिटल में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो जाएगा कहाँ से, इसलिए कलर शो नहीं करते हैं। लेकिन वेनेडियम में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो अनपेड इलेक्ट्रॉन जंप करके डी ट्रांजिशन दिखा सकते हैं, और इसीलिए जो वेनेडियम +4 है वो आपका कैसा होता है, कलरफुल आयंस बनाता है, कलरफुल कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, आगे देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। सिंपल सा इसका भी रीजन यही है, अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होगी और उनको तोड़ना उतना मुश्किल हो जाएगा। जब उनको तोड़ना उतना मुश्किल हो जाएगा तो बच्चों उसी की वजह से एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, उनको सॉलिड से गैसियस आयन में कन्वर्ट करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि D4 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr3+ इज रिड्यूसिंग, जो Cr2+ है, सॉरी Cr2+ रिड्यूसिंग है, Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग है। ऐसा क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, तो बच्चों सिंपल सा रीजन है, Cr2+ रिड्यूसिंग इसीलिए है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन और छोड़कर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। +2 से +3 स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है क्रोमियम की, तो इस वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन और छोड़ देता है, ओके, और Cr3+ में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसका जो नेचर है वो रिड्यूसिंग है। वाइल जो मैग्नीज है, मैग्नीज +3 में होते हुए भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये क्या करना चाहता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सामने वाली स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद को रिड्यूस कर लेगा। रिड्यूस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये आ जाएगा Mn2+ में। Mn2+ में आने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है वो डी ऑर्बिटल में हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। इसकी वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और क्रोमियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इसी में और करके क्वेश्चन दिया गया बच्चों। ये जो रिएक्शंस हैं आपके एनसीईआरटी की रिएक्शन है, सीधी सीधी रिएक्शन सारी लिख के दे रखे हैं, मैं भी आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से इन रिएक्शन को अच्छी तरीके से याद कर लें आप लोग, बैलेंस करके आपको लिखना है इनको, ठीक है, बहुत ईजी, आपको पता है, चाहे हमारे पास कौन हो, चाहे हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है, चाहे पोटेशियम परमैग्नेट, ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। बस मीडियम का ध्यान रखेंगे, आपका एसिडिक मीडियम में कुछ रिएक्शन अलग होती हैं और बेसिक मीडियम में भी कुछ रिएक्शंस अलग हो सकती हैं, तो इस तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से इनको याद कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो 26 के अंदर आपको बोला गया है, आउट ऑफ CH3 होल थ्राइस CBr एंड, और हमारे पास सेम दूसरा कंपाउंड है आयोडीन के साथ, विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। बच्चों यहाँ पे याद रखेंगे SN1 रिएक्शन के टुवर्ड्स आपसे बोला गया है कि कौन सी ज्यादा रिएक्टिव होगी। चलिए देख लेते हैं फटाफट से हम लोग।
तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है SN1 रिएक्शन के लिए वो कुछ इस तरीके से होता है आपका, जैसे जैसे ये आपका बढ़ता है ना RF, जैसे जैसे साइज बढ़ता है RF से ज्यादा RCl, RBr और RI, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका ऑर्डर आपका बढ़ने लगता है, साइज बढ़ने से आपका जो है रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। SN1 के लिए स्टेबल कार्बोकेटाइन है, दोनों ही 3 डिग्री वाले कंपाउंड है, तो दोनों में ही आपका कार्बोकेटाइन तो बनेगा, लेकिन लीविंग ग्रुप कौन अच्छा है? लीविंग ग्रुप अच्छा है आपका आयोडीन। तो आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल जाता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका CH3 होल थ्राइस कार्ब और आयोडीन इज द राइट आंसर, है ना। ये आपका फास्ट रिएक्शन दिखाएगा SN1, ठीक है। दूसरा इसी के अंदर दूसरा दे रखा है बच्चों आपको, कौन से वाला? आपसे कह रहा है डिफाइन रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है बच्चों? रेसमिक मिक्सचर होता है एक आपका इनांशियोमर का ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर दोनों जो टाइप के इनांशियोमर हैं जो कि एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे हम SN1 में देखते हैं दो तरीके के कंपाउंड बनते हैं, एक बनता है रिटेंशन वाला, एक बनता है इन्वर्जन। दोनों ही लगभग सेम होते हैं बट कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होती है, ठीक है। तो जब इनको देखा जाता है तो इनको देखने पे हमें क्या देखने को मिलता है कि दोनों एक दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन इनकी अलग है, दोनों एक दूसरे के इनांशियोमर है, मिरर इमेज जैसे लगते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। इसी मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर कहा जाता है, ठीक है। आई बात समझ के नहीं है? यहाँ पे आप लोग पढ़ भी सकते हैं। Why chloroform is kept in bottle completely filled in dark? याद रखना, जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को बॉटल्स में फिल करके पूरा ऊपर तक फिल करके डार्क में रखा जाता है, लाइट में नहीं रखा जाता। देखो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर आप पूरा नहीं भरोगे उसे तो भी दिक्कत है, लाइट में रख दोगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि ये जो क्लोरोफॉर्म होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और एक जहरीली गैस बना लेता है जो कि होती है फॉस्जीन। कौन सी होती है? फॉस्जीन। फॉस्जीन गैस जो होती है वो बहुत ही ज्यादा जहरीली गैस होती है, इसीलिए इसको पूरा ऊपर तक फिल करके डार्क में रखा जाता है, लाइट में नहीं रखते। अच्छी तरीके से इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। अगला इसी में क्वेश्चन है 26 का 4 क्वेश्चन, एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव रीजन। सही बात है भाई, जो एराइल हैलाइड होते हैं वो हमारे कम रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों जो क्लोरीन होता है या हेलोजन जो है वो आपका कैसा होता है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, रिंग के अंदर आपकी रेजोनेंस हो जाता है, रेजोनेंस की वजह से वहां पे एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसके वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन है, मान लो ये टूट भी गया, टूटने के बाद बेंजीन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो जो प्लस चार्ज है वो फिनाइलियम आयन बन जाएगा, फिनाइलियम आयन स्टेबल नहीं होता है, इसलिए भी ये रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। याद रखेंगे इसको करवाना अगर है आपको, अगर आपको एराइल क्या कहते हैं, एराइल हैलाइड को आपको क्या करवाना है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ सकते हैं, जैसे कि NO2 वगैरह ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, जिससे इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपका ये रीजन हो जाएगा, अच्छी तरीके से समझा भी रखा है यहाँ पे लिख के भी, ठीक है। इसके बाद है बच्चों क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है एक, जो कि 20 मिनट में हाफ हो जाती है, 50% कंप्लीट हो जाती है, और 90% कंप्लीशन का टाइम आपसे पूछा है। बहुत सिंपल है बच्चों, हाफ लाइफ से आप K की वैल्यू निकाल लें और K की वैल्यू आप T90% में रख सकते हैं। सॉल्यूशन आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आता है, डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा आपकी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन 28 क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, एक आपको ग्राफ दिया गया है जैसे कि आप लोग सामने देख पा रहे होंगे, है ना। तो इस ग्राफ में हमसे पूछा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। बेटा बहुत सिंपल सा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है यहाँ पे आपकी रेट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट लॉ भी आप लोग लिख सकते हैं, रेट बराबर के आर, जो भी रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T लॉग बेस 10, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में रिमेनिंग कंसंट्रेशन, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। मेंशन इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ द ग्राफ, इंटरसेप्ट जहां पे ये C जहां पे काटता है y एक्सिस पे, जहां पे ये कट कर रहा है वहां पे हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, ln r0 से हम लोग दिखा सकते हैं, r0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, और जो इसकी स्लोप है वो रेट कांस्टेंट K को दिखा रही है। बट आप लोग देख सकते हैं कैसी स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है,
तो इसीलिए माइनस के बोलेंगे, ठीक है बच्चों, के मत लिख के आना, माइनस के लिख के आनी है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन डी की तरफ को बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, हमारा क्वेश्चन है पहला केस स्टडी का, ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। What happen when bromobenzene is treated with magnesium in presence of dry ether? ब्रोमोबेंजीन को अगर मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करें इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो क्या होगा, क्या बनेगा, तो बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। मेंशन केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम ब्यूटवनीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, फर्स्ट पोजीशन पे लगाना है, तो बच्चों एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन करेंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन करके हम लोग एल्कीन का बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पे हेलोजन जोड़ेंगे, हेलोजन जोड़ने के बाद उसको रिप्लेस कर देंगे बाय द फिंगरस्टीन रिएक्शन, क्योंकि हमें आयोडीन लगाना है। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करिए अच्छी तरीके से, ओके, और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करें अगला, और में क्वेश्चन दे रखा है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक हेलो एल्केन दिया गया है और हमसे कह रहा है कि अल्कोहलिक KOH के साथ हमने इसको हीट करा है। तो बच्चों आप लोगों को बताया गया है अल्कोहलिक KOH क्या करवाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है, बीटा एलिमिनेशन। तो बच्चों हेलोजन जहां पर लगा हुआ वो कार्बन अल्फा हो गया, उसके दोनों आजू बाजू वाले कार्बन बीटा हो गए, ठीक है, तो वहां से आपका एक हाइड्रोजन हट जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कार्बन से भी हट सकता है और थर्ड वाले कार्बन से भी हट सकता है, लेकिन मेजर कौन सा होगा, थर्ड वाला होगा, सामने आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। इसी का थर्ड क्वेश्चन देखिए जल्दी से, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN1 रिएक्शन। फिर से वही क्वेश्चन आ गया बेटा, सिंपल सा, SN1 रिएक्शन कौन फास्टर दिखाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपको एक दे रखा है बच्चों, हेलो एल्केन दे रखे हैं दोनों में ही, लेकिन फर्स्ट वाले में आपको डबल बॉन्डेड है, मतलब एल्कीन दे रखा है, और सेकंड वाले में एल्केन है। तो याद रखना, जब क्लोरीन यहां से हटेगा कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, SN1 की बात कर रहे हैं, तो याद रखें हमेशा SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, तो जो पहला वाला कंपाउंड आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड वाला, उसमें रेजोनेंस के कारण वो स्टेबल हो जाएगा, तो वो वाला जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड आपका आसानी से SN1 रिएक्शन को दे पाएगा, दूसरे वाला कंपाउंड इतने अच्छे तरीके से नहीं देगा, ठीक है। अगर बात करें हम लोग नीचे दूसरे, इसका बी क्वेश्चन जो है, तो ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है, एक 3rd डिग्री हैलाइड है, एक हमारा प्राइमरी हैलाइड है, ठीक है, प्राइमरी हैलोल्केन है, 3 डिग्री मतलब टर्शरी हैलोल्केन है। तो टर्शरी वाला में जो कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो एज इट इज, बहुत सिंपल अच्छे तरीके से आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी का बी, पहले वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है। बात करते हैं 30th क्वेश्चन की, है ना। 30th क्वेश्चन कौन सा है बच्चों हमारा, 30th क्वेश्चन है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग E0 वैल्यूज अरेंज मेटल इन इंक्रीजिंग आउट ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर, भाई रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, याद रखिएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, रिड्यूसिंग पावर होती किसकी, रिड्यूसिंग पावर होते है रिड्यूसिंग एजेंट की, मतलब पावर का इस्तेमाल हम दूसरों पे करते हैं ना, तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की जो पावर है रिडक्शन करने की, दूसरे वाले को रिडक्शन करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। खुद को ऑक्सीडाइज कौन करता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, ठीक है, उसका रिड्यूसिंग पावर भी कम होगी, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है, आपको दे रखा है Mg प्लस 2Ag से बन रहा है Mg2 प्लस और 2Ag, ठीक है। देख सकते हैं मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन में जा रहा है और Ag के आयन सिल्वर के आयन सिल्वर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Ag का रिडक्शन हो रहा है, तो मैग्नीशियम एनोड पर आ जाएगा, Ag कैथोड पर आ जाएगा, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेट ऑल्सो E0 सेल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऊपर आपको डाटा दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कैथोड माइनस एनोड करके आप लोग आसानी से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं E0। डेल्टा G0 की वैल्यू, डेल्टा G0 कैसे निकाला जाता है, डेल्टा G0 आपको पता होना चाहिए, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT 2.303 log बेस 10 Kc। तो यहाँ से आपका जो Kc है, Kc की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखा रखा है, कुछ इस तरीके से आप Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के और में एक क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, नस्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन है। नस्ट इक्वेशन में आपको क्या कह रखा है, आपको एक इक्वेशन दी है ये, है ना, आयरन और साथ ही साथ में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये दो हमें सेल दे रखी है, दो हमारी हाफ सेल दे रखी है,
जिनके मिला के पूरी एक सेल बनाई गई है और आपसे पूछ रहा है इसका ईएमएफ क्या होगा, ई सेल क्या होगा, ई सेल क्या होगा। ई सेल से पहले ई नॉट सेल निकाल लो। आयरन का दे रखा है बच्चों -0.44, तो आपको पता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो बच्चों यहाँ पे कैथोड कितना हो गया 0 माइनस 0.44, इसका आंसर हो जाएगा बेटा प्लस 0.44 वोल्ट। तो ई नॉट सेल हमारा निकल गया। ई सेल की वैल्यू आप लोग इसको फॉर्मूले में रख के आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 और 2 जैसे भी रखना चाहें अपॉन में n, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पे log बेस 10 ऊपर रखेंगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रखेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को बात। लास्ट जो सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर ई, इसकी बात कर लेते हैं फटाफट से। तो आपको बोला गया है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, बट हम तो सारे करेंगे, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम लोग सारों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले राइट वन एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या है, मोर सॉल्ट, पोटास एलम, कार्नालाइट, कई सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, इनमें से एक हमने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया, बाकी आप लोग ढूंढ सकते हैं। मेंशन डिफरेंस बिटवीन द होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं बच्चों, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें सारे लिगेंड जो लगे हुए हैं सारे सेम होते हैं, तो वो हमारा होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें जो लिगेंड है वो डिफरेंट होते हैं, तो वो हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं। कुछ इस तरीके से डिफरेंसेस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आसानी से पढ़ सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंटेन यूनिडेंटिक लिगेंड डज नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सही बात है ये भी, इसके बारे में आपको बताना है कि जो टेट्राहेड्रल वाले हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते क्या है, इसको सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। पोजीशन जो हमारा है, पोजीशन डिफरेंट होती है, अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ पे टेट्राहेड्रल में सारी ही पोजीशन सिमिलर होती हैं, तो इसी वजह से इनकी जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर जो होती हैं वो डिफरेंट नहीं होती है एक दूसरे से। कोई भी पोजीशन में उठा के कहीं पे भी रख दोगे तो आइडेंटिकल ही कंपाउंड आपका बनता है, उसमें कोई भी फर्क नहीं आता है, इसीलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे COCl NO2 En होल ट्वाइस और Cl ये दे रखा है हमें। तो NO2 यहाँ पे एक हमारा क्या है बच्चों, एक कैसा है, एक आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म बनाएगा। NO2 एम्बिडेंटिक लिगेंड है जिसके अंदर NO2 में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, इसी का अगर दूसरा हम लोग लिंकेज आइसोमर बनाएंगे तो उसमें हम NO2 की जगह ONO लिख सकते हैं। फॉर्मूला सेम है, ओके, लेकिन यहाँ पे लिंकेज डिफरेंस हो जाएगा, लिंकेज का डिफरेंस आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे इसका बन जाएगा आपका NO2 की जगह बस ONO लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से देख सकते हैं। डिटरमाइन मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCO4 निकिल टेट्रा कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट सॉरी कार्बोनिल, ओके। तो जो CO है, CO एक बेटा वीक स्ट्रॉन्ग लिगेंड, आई थिंक सॉरी एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ साथ Ni जो है बेटा यहाँ पे क्या करेगा, ये पेयरिंग करवा देगा, पेयरिंग करवाने की वजह से इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर हो जाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और इसकी जो मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा वो हो जाएगा डायामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। यहाँ पे रीजन आप लोग देख सकते हैं। यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ओके, हमें दिया है Fe H2O6, है ना, इसका हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग T2G और EG में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके दिखानी है। तो वाटर तो बच्चों एक वीक लिगेंड है, जब वीक लिगेंड होता है तो हुंस रूल को फॉलो करते हैं, हुंस रूल फॉलो करेंगे तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें, 1 2 3 4 5 6, याद रखना इस तरीके से। तो 1 2 3 पहले नीचे T2G में H2O6 है तो मतलब ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का मतलब EG ऊपर T2G नीचे, T2G नीचे रहेगा तो पहले 1 2 3 नीचे भर दिए, 4 5 ऊपर भर दिए, 1 2, ठीक है, ऊपर भर दिए, फिर 1 इलेक्ट्रॉन बचा वो नीचे भरा जाएगा। तो T2G में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन और EG में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बच्चों तो हमारा लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है, 7th क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बच्चों ये आप लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से याद कर सकते हैं। ट्रिक है इसकी, ट्रिक हमने बता रखा आप लोगों को क्या, कि एक बार सचिन क्लास से फरार, हाइड्रोक्सिलेटो का पानी से प्यार, नाश्ता उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा को निकला। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑर्डर लगाएं तो सबसे पहले आ जाएगा COF6, फ्लोरीन जो होता है वो सबसे पहले आता है, कम इसकी कहते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है। इसके बाद आता है बच्चों हमारा NH3, देन इसके बाद CN। तो हमारा इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है।
बात कर लेते हैं 32 क्वेश्चन की, है ना, 32 मतलब कि 32वां क्वेश्चन जो है आपका, ये एक न्यूमेरिकल दे रखा है बच्चों, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल आया हुआ है। शुभम टुक 2 एक्वस सॉल्यूशन, इसने 2 एक्वस सॉल्यूशन लिए, एक के अंदर 7.5 ग्राम यूरिया है जिसका मोलर मास आपको दिया है, अदर कंटेन 42.75 ग्राम सब्सटेंस Z, दूसरा सब्सटेंस हमें नहीं बताया, Z उसका नाम रखा है, बताएंगे भाई Z पूछा है कि Z का मोलर मास क्या होगा, ठीक है, 100 ग्राम वाटर में घोल रखा है। तो यहाँ पे बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा बस हल्का सा लेंथी बन जाता है, बहुत इजी है वैसे तो, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक कंडीशन भी दी है कि दोनों सॉल्यूशन फ्रोज एट सेम टेम्परेचर, दोनों का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सेम है, मतलब टीएफ दोनों का सेम है, तो कनेक्शन मिल गया हमें, ठीक है। तो आप लोग याद रखते थे पहले वाले क्वेश्चन से आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकाल लें, दोनों को कंपेयर कर देंगे, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लगा दे रहा हूँ, इसको आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से, कुछ नया समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। इसके बाद बात करें अगर हम लोग, प्रेडिक्ट द स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन फॉलोइंग सिचुएशन, अगर हमें 2 सिचुएशन दी गई यहाँ पे, कह रहा है कि इसके अंदर हमारे पास क्या होगा सॉल्यूशन की स्टेट। सबसे पहले कह रहा है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास इज मोर देन दी ट्रू वैल्यू। अब मोलर मास कब बढ़ता है, जब एसोसिएशन हो जाता है, एक एक मॉलिक्यूल अलग अलग थे तो बच्चों क्या था, उनका मोलर मास कम था, जब आपस में जुड़ जाएंगे तो मोलर मास बढ़ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे पहले केस में क्या हुआ, एसोसिएशन हो रहा है, तो हम लोग इससे समझ सकते हैं। तो फर्स्ट केस का आंसर है एसोसिएशन। सेकंड केस क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर आई इज 2.5, जो वैल्यू है 2.5 आई है आई की वैल्यू कब ज्यादा आती है, मोर देन 1 कब आती है, जब डिसोसिएशन हो जाता है। डिसोसिएशन की वजह से नंबर ऑफ आयन बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, तो पार्टिकल बढ़ने की वजह से यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट केस है उसमें एसोसिएशन आएगा आंसर, और दूसरे का आंसर है डिसोसिएशन। इसी तरीके से इसके और में एक और न्यूमेरिकल दे रखा है बच्चों, ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है एक एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन प्रिपेयर करा गया 31 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को मिलाकर, जिसका मोलर मास आपको दिया गया है, 600 ग्राम पानी में मिलाया है, फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे आप लोग को सारी वैल्यूज दे रखी हैं, आपको बस इसके क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट करना है, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। 2 लिक्विड, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का हमारा दे रखा है, 2 लिक्विड है एक्स और वाई, ठीक है, कह रहा है कि कंस्टिट्यूट अ सॉल्यूशन, इनको मिला के एक सॉल्यूशन बनाया गया है इन विच एक्स और एक्स का जो रिलेशन है, y और y का जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो वीकर है एज कंपेयर टू एक्स वाई। अब बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, देखो पहले जो x और x का आपस में इंटरेक्शन था, y और y का जो इंटरेक्शन था, उससे जो x और y का इंटरेक्शन है वो कम हो गया है, तो इसकी वजह से क्या होगा, पूछा बेटा व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन। अब ऐसा कब होता था, जब पॉजिटिव डेविएशन होता था। पॉजिटिव डेविएशन में सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं, लेकिन एक चीज घट जाती है, क्या, आपका इंटरेक्शन। याद रखना, इंटरेक्शन घटती है, वॉल्यूम जब भी तो बढ़ जाता है। आगे देखें जरा ध्यान से, तो पहला हो जाएगा आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और इसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चों इथेनॉल और एसीटोन, इथेनॉल प्लस एसीटोन दोनों आपस में मिलेंगे तो इनका जो होता है इंटरेक्शन घट जाता है। इंटरेक्शन घटने की वजह से क्या होता है, जो वॉल्यूम वगैरह है, जो इनका एंथैल्पी वगैरह, वो सारी चीजें बढ़ जाती हैं, प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, गिव एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉलोइंग रिएक्शन मतलब हमें 2 रिएक्शन दिए, एक तो रीमर-टीमन रिएक्शन और विलियमसन सिंथेसिस, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। रीमर-टीमन जो रिएक्शन होती है, रीमर-टीमन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड बेस, ठीक है। जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म और बेस डालते हैं तो हमारा उससे क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है। विलियमसन सिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ ईथर, विलियमसन सिंथेसिस से हम लोग ईथर की फॉर्मेशन करते हैं। इसके साथ हम लोग क्या करवाते हैं बच्चों, कुछ इस तरीके से आप लोग इसकी रिएक्शन देख सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक की नहीं है, ओके, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से हम लोग। आपसे पूछा है इसी का 33rd का, है ना, 33rd क्वेश्चन का सेकंड, गिव रीजन acid catalyzed hydration of secondary and tertiary alcohol is not appropriate method for preparation of ether। जो ईथर हैं उनको फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या नहीं करते, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन नहीं करते हैं सेकेंडरी और टर्शरी का। बिकॉज बच्चों याद रखना, प्राइमरी वाले तो आसानी से डिहाइड्रेशन करवा लेते हैं, लेकिन जो हमारा सेकेंडरी और टर्शरी होते हैं ना, इनमें एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन की वजह से यहाँ पे एल्कीन फॉर्म होगा, ना कि ईथर। इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि हमारा प्राइमरी जो हमारे कंपाउंड होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, उनसे डिहाइड्रेशन करवाया जाए, जिससे हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छी तरीके से बन सके।
इसी में सेकंड में दूसरा है आपका क्वेश्चन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है बच्चों, याद रखेंगे। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, नाइट्रो जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अब नाइट्रो जो फिनॉल है वो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको स्टेबलाइज कर सकता है, इसीलिए वहां से H+ आसानी से निकल जाता है, OH में से H+ आसानी से निकल जाएगा और वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाता है। और ऑर्थोमिथॉक्सी में उल्टा होता है बच्चों, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाता है, ना कि एसिडिक कैरेक्टर को। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। ठीक है, इसी का थर्ड क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में लगाना है, कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। आपके पास क्या दे रखा है, एन पेंटेन, इथॉक्सी इथेन, ब्यूटेन 1-ऑल, ब्यूटेन 2-ऑल। तो सबसे पहले पेंटेन तो सबसे पीछे आ जाएगा, एल्केन की चेन है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा। ठीक है, इथॉक्सी इथेन, ऑक्सीजन आ गया बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या आया, थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाएगा। ब्यूटेन 1-ऑल, ब्यूटेन 2-ऑल, ब्यूटेन 1-ऑल और ब्यूटेन 2-ऑल। ब्यूटेन 1-ऑल जो हो जाएगा वो प्राइमरी है, ब्यूटेन 2-ऑल सेकेंडरी है। सेकेंडरी मतलब ब्रांच आ चुकी है, तो पहले 2-ऑल वाला आएगा, देन हमारा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा ब्यूटेन 1-ऑल का। ठीक है, आई होप सभी को बात यहाँ पर समझ में आई होगी। 2-3 फैक्टर होते हैं, मोलर मास पर डिपेंड करता है। अगर मोलर मास सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, ब्रांचिंग देख सकते हैं, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। इसी के और में हमें दे रखे हैं क्वेश्चन, आपसे बोल रहा है जो आपको कुछ रिएक्टेंट दे रखे हैं। ओके, इनकी आपको क्या करना है, मेजर प्रोडक्ट बताने हैं। तो सबसे पहला है आपका फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करवाई गई है। तो ब्रोमीन वाटर के साथ करवाने पे कुछ ये रिएक्शन होती है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपका ब्रोमीन जुड़ जाता है। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको दे रखा है ईथर। ईथर की रिएक्शन करवाई गई है HI के साथ में, तो आपकी ये रिएक्शन होती है, क्या बन जाता है बेटा, आपका अल्कोहल बनेगा और हेलो एल्केन बनेगा। याद रखिएगा अल्कोहल क्या होगा, अल्कोहल आपका जाएगा कहां पर, अल्कोहल जाएगा बेटा कम कार्बन की चेन के पास, और जो आयोडीन है वो जाएगा आपका ज्यादा कार्बन की चेन के पास, इसको याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम लोग दें, हमारे पास दे रखा है कि भैया इथाइल अल्कोहल है, कौन है, इथाइल अल्कोहल। इसके साथ कॉपर के साथ इसकी रिएक्शन करवाई है हाई टेम्परेचर पे 573 केल्विन पे। तो बच्चों ये क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और अल्कोहल जो कन्वर्ट हो जाता है आपका, अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, एल्डिहाइड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन जो है आपका सेकंड, उसमें कहा गया है राइट मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ इथीन। इथीन का, ठीक है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, अल्कोहल की फॉर्मेशन के लिए एक प्रोसेस होता है बच्चों, ये है ना, पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, समझ लें इसके अंदर क्या होता है, हम लोग एल्कीन की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाते हैं, है ना। H2SO4 एसिडिक हो गया, वाटर इसके अंदर आ गया, तो वाटर क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, प्रोडक्ट का फॉर्म होता है, अल्कोहल बनता है। और बच्चों यहाँ पे याद रखना, ये मार्कोनिकॉफ रिएक्शन को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन को, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। तो ये था हमारा 2024 और 2025 सेशन में आया हुआ मिड टर्म का पेपर। इसका जो पीडीएफ है बच्चों वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, पूरा अच्छे तरीके से मैंने इसके सारे क्वेश्चन के आंसर वहां पे लिख के दे रखे हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी इसको कवर कर लें और इसको जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस भी कर लें। ठीक है, किसी का कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और आप सभी के पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, चलिए बच्चों।